नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माइंड टॉक्स विद लोकेंद्र में। मैं आपका होस्ट लोकेंद्र और मेरे साथ मौजूद हैं कोटा के प्रसिद्ध श्री चंद्रशेखर जी सिसोदिया जी, जो यहाँ के माने जाने वाले पर्यटन गाइड हैं। सर, सबसे पहले तो आप अपना मुझे परिचय दिए और आप पर्यटन से कैसे और कब जुड़े? हाँ नमस्कार, मैं चंद्रशेखर सिंह सिसोदिया कोटा रहता हूँ, कोटा निवास करता हूँ। और टूरिज्म में मेरी काफ़ी रुचि बचपन से ही रही है, जैसे नए लोगों से बातचीत करना, क्योंकि जो आपके आसपास हैं उनसे तो आप परिचित हैं। और जैसे अलग अलग लोग होते हैं, अलग देशों के, अलग संस्कृति के, तो कहीं ना कहीं उनसे हम सीखते हैं, क्योंकि संस्कृति आपस में जोड़ने का प्रयास करती है। और शुरू से मेरा सेवाभावी नेचर रहा। जैसे मेरे घर कोई मेहमान भी आता था तो उनको अच्छे से उनकी देखरेख करना, बुजुर्ग हैं तो और अच्छा से उनको एक अच्छा अनुभव लगे हमारे घर आके। तो वो जो कल्चर है, वो संस्कार जो है, वही इस टूरिज्म सेक्टर में हमें आने की प्रेरित किए, मतलब आने के लिए। अधिकांश लोग कोटा को केवल एक कोचिंग के रूप में जानते हैं। वास्तव में कोटा की पहचान इससे बढ़कर है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। भाई, जैसे कोटा का, जैसे हम लोग कहते हैं, पहले इसको मिनी कानपुर कहा जाता था, औद्योगिक नगरी। काफ़ी उद्योग थे यहाँ पे, और जैसे जेके, डीसीएम, अभी भी ये कुछ हैं, कुछ अभी क्लोज हो चुके हैं, मतलब। और भी केवल नगर में भी फैक्ट्री थी, और भी जगह काफ़ी कोटा के आसपास भी। लेकिन समय के हिसाब से चीज़ें बदलती रहती है। अब जैसे कोटा को कोचिंग ने सहारा दिया, और अभी टूरिज्म डेवलपमेंट की बात चल रहा है, कोचिंग भी अपना चल ही रहा है। थोड़ा बहुत डाउनफॉल आते ही रहते हैं चीज़ों में, क्योंकि सभी दिन मान एक जैसे नहीं होते ना। तो टूरिज्म का तो यहाँ अपार संभावना है, बरसों से हम संभावना ही बोल रहे हैं। लेकिन वो कार्य रूप कब होगा, जब हम उसके महत्व को समझेंगे। अगर आप देखिए, किसी लोकल आदमी से आप पूछेंगे ना कोटा में क्या है, बोलता है यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि उसको खुद नॉलेज नहीं होता। वो एक दो पर्यटन स्थलों के नाम बता देगा और बस वही, उसी में वो सोचेगा कि सब बता दिया। सबसे बड़ी चीज़ है, जो राजस्थान को हम ड्राई रीजन के रूप में लेते हैं, तो पूरा राजस्थान वैसा नहीं है ना। ये जो हाड़ौती रीजन है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ा राजाओं की धरती हाड़ौती, यानी हाड़ा राजाओं की धरती, लैंड ऑफ हाड़ा वॉरियर्स, हाड़ा योद्धाओं की धरती। पृथ्वीराज चौहान जो दिल्ली के शासक थे, उनकी चौहानों की 24 शाखाएं, जिसमें हाड़ा भी है, जिनके नाम पे क्षेत्र कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ौती कहलाता है। अब यहाँ ये देखेंगे तो राजस्थान का ये पूर्वी दक्षिणी हिस्सा है, और बहुत हरा भरा है। ये एमपी से भी टच हो रहा है, और आई थिंक एमपी का जो मतलब मालवा का जो अंचल है, वो कहीं ना कहीं ये हमारे मालवा का पठार हमें टच कर रहा है, हाड़ौती रीजन को। तो यहाँ क्या है, हरियाली है, चंबल नदी है जो हमेशा पानी से भरी रहती है। उसके अलावा आप देखें, काली सिंध है, पार्वती है, परवन नदी है, आहू नदी है। झालावाड़ में जो जल दुर्ग है, वो झालावाड़ का गागरोन फोर्ट, वो काली सिंध आहू नदी के वो जो संगम है, वहीं पे बना हुआ है। तो यहाँ क्या है, खेती भी सरसब्ज है, बहुत हरा भरा क्षेत्र है। तो यहाँ टूरिज्म का एक ही एस्पेक्ट नहीं है, मल्टी डायमेंशनल टूरिज्म है यहाँ। जैसे आप देखें, चंबल में बोट सफारी, चंबल सफारी हो गया, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है, बूंदी में चल जाए तो रामगढ़ टाइगर विषधारी रिजर्व है, मतलब जो कि वहाँ बाघों का अच्छा प्रजनन क्षेत्र बताते हैं उसको, बूंदी के रामगढ़ विषधारी को। पास में रणथंभौर भी है, हमारे ज़्यादा दूर नहीं है। उसके अलावा यहाँ की खेती इतनी सरसब्ज है, चंबल नदी के आशीर्वाद के कारण, कि यहाँ पे एग्रो टूरिज्म, कृषि जो पर्यटन है, उसके अलावा रूरल टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन, उसके अलावा यहाँ का समृद्ध इतिहास, तो हिस्टोरिकल टूरिज्म, तो काफ़ी तरह का यहाँ टूरिज्म है। और रिलीजियस टूरिज्म की अगर हम बात करें तो चांदखेड़ी आप चल जाइए, अतिशय क्षेत्र है, जैन तीर्थ है वहाँ। इधर बारा की तरफ चल जाइए तो जामा मस्जिद है, बड़ी मस्जिद है पुरानी। और ये झालावाड़ की तरफ अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे कौलवी की गुफाएं हैं। जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था तो कौलवी विनायका की गुफाएं हैं। तो कहने का मतलब है, हाड़ौती में सभी तरह के टूरिज्म की संभावना है, बस हमें उस दिशा में एक सकारात्मक प्रयास करने होंगे, सिर्फ हवाई बातें नहीं होनी चाहिए। और यदि कोई पहली बार कोटा घूमने आए तो सबसे पहले उसे क्या देखना चाहिए, किन किन जगहों पे घूमना चाहिए? ये अच्छा सवाल है कि देखिए, हम जब किसी को घुमा रहे हैं एज ए टूरिस्ट गाइड कोटा, तो हमारा ये रहता है कि उसके पास टाइम कितना है, उसके अकॉर्डिंग। अगर उसके पास 2-3 घंटे भी हैं तो भी वो कोटा को विजिट करेगा, पूरा दिन है या 2 दिन है कोटा के नाम पे, तो उसके अकॉर्डिंग ही। अगर उसके पास कम समय है तो मैं उसको जैसे कोटा फोर्ट म्यूजियम ले जाना पसंद करता हूँ सबसे पहले, क्योंकि भाई जो कोटा के प्रजापालक शासक रहे, उनका एक समृद्ध इतिहास, उनकी संस्कृति,
और उस समय की कैसी जीवन शैली थी, आप वो म्यूजियम से जान पाते हैं। और जैसे कोटा फोर्ट म्यूजियम तो एक प्राइवेट म्यूजियम है, राव माधव सिंह म्यूजियम ट्रस्ट के तहत वो संचालित होता है। मैं देखता हूँ नयापुरा में जो सीवी गार्डन है वहाँ भी एक गवर्नमेंट म्यूजियम है, और अभी हाल ही में मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा बहुत कम टूरिस्ट वहाँ जा रहे हैं। तो वही है प्रचार प्रसार की कमी, जबकि वो झालावाड़ रोड पे मुख्य रास्ते पे ही है। तो एक तो सही प्रचार प्रसार होना चाहिए, और उसके अलावा जैसे टूरिस्ट के पास ज़्यादा समय है तो फिर अभेड़ा महल है, और उसके पास ही एक है तो ये जोहराबाई का तालाब, बहुत सुंदर तालाब है, और वहाँ पे ये प्रवासी पक्षी भी सर्दियों में आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स। और यहाँ के प्रजापालक शासकों ने कोटा के आसपास बहुत सुंदर सुंदर तालाब बनाए थे, जिसमें कुछ तालाब अतिक्रमण का कब्जों का शिकार भी होगा, कुछ तालाब अभी भी हैं जिनको थोड़ा सा आप देख रेख करें तो आज भी वो बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। तो वो चीज़ें हैं। और शाम को घूमने के लिए जैसे सेवन वंडर पार्क हो गया, रिवर फ्रंट हो गया, रिवर फ्रंट में जो चंबल माता की आरती है, और उसके अलावा लेजर एंड साउंड शो है, फाउंटेन शो, तो ये शाम के समय टूरिस्ट को काफी आकर्षित करते हैं। उसके अलावा शाम को किशोर सागर तालाब का व्यू हो गया, और लक्खी बुर्ज जहाँ कोई एंट्री टिकट नहीं है वहां से आप बहुत अच्छा व्यू कर सकते हैं ये किशोर सागर तालाब का। और किशोर सागर तालाब में भी बोटिंग की सुविधा है, और चंबल नदी में तो चंबल सफारी है ही। तो चीजें बेहतर हो रही है, उसको और बेहतर करने का प्रयास करेंगे तो प्रशासन द्वारा और हमारे सुझावों द्वारा। तो ये चीज है। और कोटा का इतिहास और हाड़ौती की संस्कृति जो पर्यटन को किस प्रकार समृद्ध करती है? हाँ, देखिए ये अच्छा सवाल है कि कोटा का इतिहास अपने आप में गौरवपूर्ण अतीत रहा है कोटा का। कोटा एक समय बूंदी का हिस्सा था। बूंदी से कोटा अलग हुआ, अलग रियासत बना, और आज़ादी से कुछ वर्षों पहले ये 1838 में कोटा के जो दीवान जालिम सिंह झाला थे उनके पोते मदन सिंह झाला झालावाड़ के प्रथम नरेश बने। तो पहले बूंदी, फिर कोटा, फिर झालावाड़, और आज़ादी के बाद 12, ये 4 जिले हैं। और चूंकि यहाँ के जैसे जो हाड़ा शासक थे मुगल सेना के हरावल दस्ते में थे, मतलब मुगलों से जुड़े हुए थे, तो हरावल दस्ते में, हरावल दस्ता वो होता है जो दुश्मन पे सीधे अटैक करता है। तो कोटा के जो बूंदी के शासकों को उनकी बहादुरी और निष्ठा, उनकी स्वामी भक्ति के कारण बूंदी दरबार में बहुत सम्मान था। तो उस हिसाब से कोटा समृद्ध रहा, एक सांस्कृतिक वैभव लिए रहा। और यहाँ के राजा एजुकेशन में भी, जैसे नारी शिक्षा को बढ़ावा देने में, एजुकेशन में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। क्योंकि मुगलों के पराभव के बाद जब ये अंग्रेजों से जुड़े उनके मित्र बने, तो आधुनिक तकनीकी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन सबको कोटा में उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। और रियासत काल में तो कोटा को सबसे साफ सुथरे शहर का अवार्ड भी मिला था। और जयपुर से पहले कोटा में बिजली आई थी, उस टाइम कोयला जला के नयापुरा में ही एक प्लांट था, वो बिजली प्रोवाइड होती थी। और कोटा के प्रजापालक शासक जैसे स्वर्गीय महाराज उमेश सिंह जी, वो ब्रिटिश टाइम में थे, और आज़ादी से कुछ समय पूर्व 1940 में उनका निधन हुआ था। तो वो तो आम जनता से इस तरह से संवाद रखते थे जैसे उनके परिवार का ही एक सदस्य हो। तो ये सब एक गौरवपूर्ण अतीत है, उसको जानने समझने के लिए। क्योंकि आज खुद कोटा का लोकल आदमी, जब कई बार बच्चे कह देते हैं कोटा में है ही क्या देखने के लिए, जानने के लिए, आप देश दुनिया को जाने, लेकिन अपने शहर को भी तो अच्छे से जानिए। तो वो चीज एक अच्छे गाइड के साथ आप कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, आदमी कहता है यार गाइड की जरूरत क्या है, तो गाइड आपको एक टीचर भी है, और एक टीचर अच्छा गाइड होता है, एक अच्छा गाइड अच्छा टीचर होता है। तो वो आपकी रुचि को जागृत करता है, क्योंकि चीजें तो वही है, इतिहास वही है, प्रेजेंटेशन का तरीका उसको कुछ अलग बनाता है, रोचक बनाता है, बेहतर बनाता है, ये चीज। और कोटा में आने का सबसे अच्छा समय कौन सा है, और पर्यटकों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही। पर्यटकों किन बातों का ध्यान, और कोटा में आने का सही समय। ऐसे तो देखिए राजस्थान चूंकि थोड़ा गर्म जलवायु वाला ये राज्य भी है, तो बेसिकली जो अंग्रेज टूरिस्ट आते हैं, अगर मैं विदेशी टूरिस्ट की बात करूं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 6 महीने के दरमियान आते हैं, जिसमें भी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी पीक आवर होता है। अभी तो चूंकि कोरोना था उसका भी प्रभाव रहा, उसके अलावा जो देशों के मध्य तनाव और युद्ध की स्थितियां आती है उसका भी टूरिज्म पे इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट असर ही पड़ता है। तो टूरिस्ट कम हुए हैं। टूरिस्ट को जब भरोसा हो कि भाई हम सुरक्षित हैं, अच्छे से हैं, तब वो टूरिस्ट आते हैं। और दूसरी चीज है, जैसे टूरिस्ट को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो चाहे देसी हो या विदेशी टूरिस्ट, दोनों के संदर्भ में मैं बोल रहा हूँ। जो देसी टूरिस्ट है वो तो भारत की संस्कृति से परिचित है और अक्सर वो परिवार के साथ आता है। अंग्रेज टूरिस्ट कई बार अकेले आते हैं, उसमें अगर कोई युवती है, महिला है, तो किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए। तो कहीं भी वो
जाने के लिए कोई वाहन हायर करते हैं तो पहले थोड़ा जानकारी आसपास से उनको कर लेना चाहिए और नेगोशिएट करना चाहिए। जी, जी। ये नहीं कि कोई 5 मिनट की दूरी के लिए उनसे 2000 रुपये ले रहा है, तो उससे देश की छवि खराब होती है। और दूसरा, बाहर जा रहे हैं तो कुछ दवाई मेडिसिन भी लें, अपने खान पान का ध्यान रखें, जो खाना आपको सूट नहीं कर रहा है उस पर ध्यान रखें। और किसी भी, देखिए भारत में तो हम कहेंगे भाई सब आदमी अच्छे हैं, अतिथि देवो भव, हमारी संस्कृति है, मेहमान हमारे लिए भगवान की तरह है। लेकिन फिर भी जब आप जाएं तो सावधानी रखने में कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर आदमी जो आपको मिले वो अच्छा ही मिले। तो गाड़ी, टैक्सी या होटल में कहीं भी स्टे करने से पहले पूरी आप जानकारी करें अपनी सुरक्षा को लेकर। और किसी भी ऐसी नई जगह आप जा रहे हैं और जहां आपको कोई चीज देखनी हो, दुर्गम है, वहां पे यातायात सुगम नहीं है, आने जाने का अच्छा व्यवस्था नहीं है, तो वहां जाने से आप परहेज करें ताकि आपकी यात्रा आपके लिए एक अच्छा अनुभव बने। और मेरा सवाल अगला ये है कि कोटा में पर्यटन के कारण जो स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के क्या क्या अवसर हो सकते हैं? देखिए, स्वरोजगार तो ये है जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है कि आप एक, जब टूरिस्ट गाइड बन रहे हैं, कोई ट्रेवल एजेंट है, तो आप अपना रोजगार कर रहे हैं और कुछ लोगों को आप रोजगार देते भी हैं। उसके अलावा टूरिस्ट जब आता है तो होटल में भी रुक रहा है, वहाँ वो रुकता भी है, एकोमोडेशन भी है, फूड भी है, फैसिलिटीज। उसके अलावा रेस्टोरेंट में भी जाता है। कई बार उसको लगता है इस होटल का जो है भोजन कॉस्टली है तो हम बाहर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में देख लेते हैं। और कहीं पे चाय की कियोस्क है, गुमटी है, वहाँ चाय कॉफ़ी भी लेता है, तो वो इनकम तो जनरेट कर ही रहा है। प्लस वो ऑटो रिक्शे वगैरह पे बैठता है तो वो ऑटो रिक्शे वाले को भी एक अच्छा भाड़ा देके जाता है। तो उन चीज़ों से इनकम जनरेट हो रही है, लेकिन वो लगातार नहीं है, कंटिन्यू नहीं है, वो सीजनल है। कंटिन्यू तब होगी जब टूरिस्ट को आप वो माहौल देंगे। और हर आदमी, मैं कहता हूँ सिर्फ गाइड नहीं, हर आदमी की अपनी जिम्मेदारी है, चाहे वो लीडर हो, चाहे ऑटो वाला हो, चाहे टैक्सी वाला हो, कि टूरिस्ट को एक दोस्त के रूप में अच्छा व्यवहार करें। उससे जो वाजिब है आपका पैसा लीजिए, ऐसा भी नहीं कि आप फ्री सेवा देते रहें, लेकिन उसको ये विश्वास दिलाइए कि भाई ये शहर आपके लिए सुरक्षित है। और खासकर अगर महिला टूरिस्ट है तो उसके लिए, ताकि अगर वो अच्छी यादें ले जाएगा तो 10 टूरिस्ट को और भेजेगा, वो बताएगा यहाँ एक अच्छा गाइड है या फलाने ट्रेवल एजेंट अच्छे हैं, वहाँ आप जाइए। तो वो चीज़ है। और यदि कोई छात्र कोटा में पढ़ाई के दौरान तनाव महसूस कर रहा हो तो क्या शहर में ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर उसको सकारात्मक? हाँ, देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है। अभी जनरली कई बार तनाव होता है, कई बार हम देखते हैं कुछ बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। ये जो कह रहे हैं कोटा सुसाइड सिटी, ऐसा तो नहीं है, लेकिन कभी कभी लाखों बच्चों में, हजारों बच्चों में एकाध वो हो जाता है। तो वो उसका कारण यही है कि घर परिवार से दूर है। कई बार होता है किसी ने उसको तंग किया, बुलिंग की, परेशान किया, अपने तनाव में भरा रहता है। कई बार रिजल्ट उसे अनुकूल नहीं मिलते। तो ये सारे तनाव क्या है, जिंदगी भर कुछ एक पल होता है, उस पल में अगर कोई उसको समेटने वाला मिल जाए तो कोई आत्मघाती कदम नहीं उठाता है। इसमें एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। वो जो जुबली कुमार थे, राजेंद्र कुमार, फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है, तो उनको भी फिल्म लाइन में जब वो आए तो स्ट्रगल के ऐसे दौर से गुजरना पड़ा कि वो निराश होकर आत्महत्या करने जा रहे थे, अपने जीवन को समाप्त करने जा रहे थे। तो उनके एक फिल्म निर्माता दोस्त थे रवि बहल, उन्होंने इन मौके पर उनको बचाया, उनको हिम्मत दी, और बाद में जुबली कुमार, राजेंद्र कुमार का तो नाम रहा, रोमांटिक हीरो थे और काफी अच्छी फिल्में उन्होंने की, उनकी फिल्में अच्छा बिजनेस करती थी। तो यहाँ पे भी वो बात आ रही है। एक तो बच्चे को ये रहे कि भाई इंजीनियरिंग, डॉक्टरी करने के लिए वो आया है, प्रयास कर सकता है, होना ना होना ईश्वर की मर्जी, अपना भाग्य, प्रारब्ध, हम जो भी कहें। तो अन्य क्षेत्र भी हैं जिसमें वो बेहतर कर सकता है। दूसरी बात यह है कि वहाँ बच्चे को एक समझाने वाला, एक गार्जियन के रूप में कोई एक गाइड अगर मिलता है, टूरिस्ट गाइड, क्योंकि वो उसको समझाएगा कि भाई तुम्हारी लाइफ सिर्फ तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे माँ बाप के भी सपने, अपेक्षाएं हैं। तुम अगर चले जाओगे तो दुनिया को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माँ बाप को फर्क होगा, परिवार को फर्क होगा, जिंदगी भर दुखी रहेंगे। तो तुम उनके लिए जियो। और उस तनाव को दूर करने के लिए कोटा के जो पर्यटन स्थल हैं, या कई जगह होता है आजकल योगा भी टूरिज्म का एक अच्छा माध्यम, योग भी है, मल्टी डायमेंशनल टूरिज्म में। लोग विदेशी आते हैं, हरिद्वार और उत्तराखंड जाते हैं, वहाँ जो साधुओं के आश्रम है वहाँ योग सीखते हैं। तो उसी तरह कोटा में भी मेडिटेशन सेंटर हैं ही, स्वाभाविक है, खोजेंगे तो मिल जाएंगे। तो वहाँ भी वो जा सकता है, और टूरिज्म है, मेडिटेशन है, ये चीज़ें उसको तनाव मुक्त कर सकती है। सीधी सी बात है, आप अपने घर में अकेले बैठे हैं तनाव से भरे हुए, आप किसी अच्छी जगह घूम के आए, 2-4 अच्छे लोगों से बातचीत हुई, तो आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपको खुद अपने अंदर महसूस होगा कि कुछ पॉजिटिव थी। और एक गाइड के रूप में हम ये नहीं कि हमने आपको घुमाया और हमारा व्यवहार खत्म हो गया। मेरा दोस्ती का हाथ हमेशा हर व्यक्ति के लिए तैयार है, बस वो उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं। क्योंकि मैं टूरिस्ट को भी घुमा रहा हूँ, दोस्ती है, फिर अपने आप में पीछे खुद को कर लेता हूँ अगर वो उसको मेरी दोस्ती नहीं चाहिए तो, वरना एक अच्छे दोस्त के रूप में तो मैं हूँ ही उनके साथ।
तो आने वाले वर्षों में कोटा के पर्यटन का भविष्य क्या लगता है आपको? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। भविष्य और संभावनाएं बरसों से, करीब 25 सालों से सुन रहे हैं, अपार संभावनाएं हैं, ये होगा होगा होगा। तो अच्छा समय आने वाला है। तो अच्छा समय तो जब आएगा ना, जिससे आपने कल्पनाओं के पंख बहुत अच्छे लगाए, लेकिन हकीकत की जमीन भी लीजिए। आज इस जगह मैं कुछ खरी और स्पष्ट बातें कहना चाहूंगा। जैसे मैं सुनता हूं जो भी लीडर पावर में रहता है, टूरिज्म 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 डेवलपमेंट की बात, तो अगर सच में उसको टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए है तो उसको गाइड से बात करनी चाहिए। मैं वो गाइड नहीं हूं कि प्रशासन से चाहिए, मेरी कोई मांग ही नहीं है। मैं प्रशासन से कुछ नहीं कहता, भाई हम तो खुद सक्षम है, हमें कुछ नहीं चाहिए। वो याचक बन के दे बाबा वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं। लेकिन हमारे पास कुछ सुझाव हैं, कुछ सकारात्मक सोच है, उसको तो आप ग्रहण कर सकते हैं। भाई हम पावर में नहीं है ना, मैं कोई मंत्री विधायक तो हूं नहीं, कोई लीडर हूं नहीं, ना ही प्रशासनिक अधिकारी हूं, तो हम तो आपको सुझाव दे सकते हैं। एज ए टूरिस्ट गाइड मैं किसी भी पर्यटन स्थल पे जाता हूं तो वहां क्या व्यवस्थाएं, टॉयलेट, वॉशरूम गंदगी से सड़ रहे हैं, अगर क्योंकि टूरिस्ट आता है सबसे पहले वॉशरूम, कई बार टूरिस्ट कहीं लंबे सफर से आए वॉशरूम खोजता है, और वो गंदगी से सड़ रहे हैं तो वो वीडियो बना के भेजेगा। तो उससे अच्छा हम वीडियो बना के प्रशासनिक अधिकारियों को, जर्नलिस्ट को, लीडर्स को भेजते हैं। मैं जानता हूँ लीडर्स तो कभी देखेगा नहीं, उसके पीए भी नजरअंदाज ही करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे अच्छी चीज का विरोध ही होता है। जबकि मैं उनको शिकायत नहीं कर रहा हूँ, सुझाव दे रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है, मेरा ये है कि अगर 10 लोगों को भेजोगे, 10 दरवाजे खटखटाओगे, तो कोई एक ना एक तो संवेदनशील निकलेगा आदमी, तो वो फिर उन चीजों को देखेगा, उसमें सुधार करेगा। दूसरी बात यह है कि एक मजबूत इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति, जो अफसर है वो तो फाइल लेके अच्छी अच्छी बातें बताएगा, सरकारी कागजों में तो मौसम हमेशा गुलाबी होता है, लेकिन हम हकीकत बताएंगे ना, हमसे सुनिए तो सही, हमारे व्यूज लीजिए। आज हम बिना किसी लाभ के जब लीडर को वोट देते हैं, लोगों को कहते हैं इस लीडर को वोट दीजिए, तो 5 साल में उस लीडर को नहीं होता कि 5 मिनट हमारी भी बात सुने। मैं देखता हूँ जिन लीडर को वोट देता हूँ, दर्द ही है मेरे भीतर का, नमस्ते तक का जवाब नहीं देते। तो उनसे कैसे आशा रखी जाए कि वो हमारे सुझाव को इम्प्लीमेंट करेंगे। और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, लक्खीपुर जो उपेक्षित पड़ा हुआ था कोटा का, जो किशोर सागर कोटा की हृदय स्थली है, उसके पास जालिम सिंह झाला जो कोटा के समय के तत्कालिक दीवान थे और जिन्होंने कोटा को अच्छे से संभाला, और कोटा के मतलब मंत्री, प्रधानमंत्री कह लें उस टाइम, और सेनापति थे, कोटा को संभाला, अंग्रेजों से सम्मानजनक संधि की, उन्होंने लक्खीबुर्ज बनवाया। उपेक्षित वो हो रहा था। तो आज से कुछ साल पहले की बात है, जो कलेक्टर थे यहाँ के, उनको मैंने सुझाव दिए, पर्यटन विकास समिति का मैं मेंबर भी नहीं था, किसी तरह मैं वहां गया और मैंने सुझाव दिए कि सर इतनी अच्छी ये संपत्ति है रियासत कालीन, इसको डेवलप कीजिए। आज कई बार उसका डेवलपमेंट हुआ, कई नेताओं ने उसको उद्घाटन किए, उस विकास कार्यों के, हमारा तो कहीं जिक्र नहीं था। लेकिन मेरे सुझावों का अगले दिन अखबार में क्रेडिट भी सारा कलेक्टर साहब को ही गया, मेरा भी नाम था कि भाई टूरिस्ट गाइड और आकाशवाणी उद्घोषक चंद्रशेखर सिंह सिसोदिया मीटिंग में शामिल हुए। क्रेडिट दूसरे लोग ले गए, मुझे चिंता नहीं है, लेकिन खुशी है कि उस जगह डेवलपमेंट हुआ और अच्छा वो लग रहा है। तो भाई हम नेगेटिव नहीं है ना सर, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, अरे क्या नहीं हुआ वो छोड़िए, क्या हो सकता है, मैं उस चीज की बात करता हूँ। लेकिन जब आप सुनोगे, जानोगे, मैं देखता हूँ जिन प्रशासनिक अधिकारियों को मैं सुझाव देता हूँ, ये थोड़ा दिल का दर्द भी है, कोई रेस्पॉन्स ही नहीं। अभी मैंने देखा, अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक ऐसा भी नहीं कि मैं डेली उनको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सर कर रहा हूँ, मैं दूसरों की प्राइवेसी का सम्मान करता हूँ, लेकिन उनको जो नहीं दिखता उनकी आंखों से वो हमें दिख रहा है ना भैया। हम आसमान की ओर सर करके नहीं, जमीन की ओर सर करके चलते हैं, तो जमीनी हकीकत दिख रही है, संभावनाएं तो खूब बनती है पर्यटन विकास की। तो मैंने देखा उस प्रशासनिक अधिकारी ने मेरे व्हाट्सएप को ब्लॉक किया हुआ है। तो मैंने देखा ये जो पावर में है नेता, उनके सामने तो यूं निरी मुद्रा में हाथ बांध के खड़े रहते हैं और हमारी कोई वैल्यू नहीं। अरे भाई हम तो कॉमन मैन है, जीरो, ठीक है, जीरो की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जीरो जिसके पीछे, आगे नहीं, जिसके पीछे खड़ा हो जाता है ना, उसकी वैल्यू को 10 गुना बढ़ा देता है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, आज वो उस बुलंदी पे क्यों, बरसों का संघर्ष है। आप उनसे प्रेम करते हैं तो आपके दिल में है, नफरत करते हैं तो दिमाग में है। तो उन्होंने क्या किया, कॉमन मैन को जोड़ा ना, जमीन पे काम किया। तो जब आप अपने पीछे जीरो की संख्या बढ़ाते हैं ना, तो हर जीरो आपकी वैल्यू 10 गुना बढ़ाता है। तो जो हमारे लीडर्स हैं, चाहे राजनीति आपके लिए सेवा भाव हो, या लीडर्स कहते हैं राजनीति मेरा बिजनेस भी है, तो बिजनेस भी हो, तो दोनों चीजों के लिए अच्छा तभी करोगे ना जब समझोगे। हर आदमी जो आपके पीछे नारा लगा रहा है, वो ऐसा नहीं हमेशा आपका हित चिंतक हो, उसके स्वार्थ जुड़े होंगे, लेकिन जो विचारक है वो कभी आपके पीछे नहीं चलेगा। कहते हैं स्वतंत्र विचारक किसी विचारधारा का समर्थन कर सकते हैं, वो कभी भीड़ का हिस्सा नहीं होते। तो उनको समझो तो सही। तो आज हम चीजों को बेहतर करने के लिए सुझाव दे सकते हैं, लेकिन वो माने तो। मैंने देखा कि
वो सब प्रशासनिक अधिकारी ने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो इनके मानसिक सोच का क्या स्तर है ये पता लग रहा है ना। और लीडर्स जो अपनी बात को विराम देते हुए इस पॉइंट पे, मतलब ये कहूंगा आज कोटा के परकोटों को रंग कर दिया जाता है, बहुत सुंदर सजा दिया जाता है। हम देखते हैं जो भी लीडर पावर में हो, चाहे वो सत्ता में हो, सत्ता के बाहर भी पावर में विधायक वगैरह है, तो बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग्स अक्सर उनके लगे रहते हैं। अब लीडर से पूछो, कहते हैं समर्थकों ने लगा दिया होगा। भाई आप लीडर है, एक बार आप मना करेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है लगाने की। वो जो नोटिस बोर्ड रहते हैं, संकेतक रहते हैं, ये फलाना शहर कितनी दूर है, वो सब गैलेंट्री बोर्ड जिनको कहते हैं, उस पर भी पोस्टर लगे हुए हैं। अब लीडर कहता है मेरी जानकारी में नहीं है। एक बात बताओ, आज अगर मैं अपनी बात करूं, किसी लीडर के बारे में उल्टा सीधा लिख के पोस्टर लगा दूं तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी या नहीं होगी? उसके समर्थक भी मुझ पर हमला कर सकते हैं। तो जब ये चीज हो सकता है, तो जब आपके बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं तो वो चीज भी तो गलत है, उसके लिए आप मना कर सकते हो ना। भाई काम ऐसा करो कि आपके पोस्टर लोगों के दिलों में हो जाए। यहाँ अगर पोस्टर छप गया आपका किसी भी लीडर का लोगों के दिल में, वहां से हिलने वाला नहीं है। लेकिन आप कागजों में फड़फड़ाओगे तो कोई मतलब नहीं है। और हर लीडर को समझना चाहिए कि उस बुलंदी पे आया है ना, तो सामान्य लोगों की सोच से। छोटा सा एग्जांपल, मेरी मदर की तबीयत खराब थी, मैं एक लीडर को वोट देना नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरी माँ ने कहा हम लोग बरसों से वोट देते हैं तो इन्हीं लीडर को देना है। वो लीडर मेरे आसपास नहीं थे, मेरे मोहल्ले में होते, तो कहता मैं उनसे कि आप तो हमारे नमस्ते तक का जवाब नहीं दे रहे हो ना। मेरी माँ की तबीयत खराब है, तब भी मेरी माँ आपको वोट देने के लिए कह रही है। तो दिल का दर्द है यार, समझो तो सही। अच्छे इंसान की तुम कदर ही नहीं करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो। तो ये चीजें जब तक समझेंगे नहीं, पर्यटन का विकास कैसे होगा? दिल का दर्द था तो निकल गया, अब कोई दिल से बातें हो रही है तो चीजें। अगला प्रश्न करें आप। भारत के लोगों को आप एक संदेश देना चाहो कि कोटा क्यों आना है, तो क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है। कोटा की क्यों आना है, कोटा की हम बात करें, पहले इसमें थोड़ा मैं राजस्थान जोड़ना चाहूंगा। देखिए, राजस्थान को प्रकृति ने रंग देने में कमी की। यहाँ उतनी, अगर पूरे राजस्थान को माने, हरियाली नहीं है। कठिन जीवन रहा, संघर्षशील जीवन रहा, तभी राजस्थान के व्यापारी सदियों से बाहर गए, विदेश गए। और बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, विश्व भर की बात करें, भारत के स्तर की भी, तो उनमें अधिकांश का मूल है राजस्थान। यहाँ के लोग कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, जिंदा दिल है। ये देखा, चाहे वो गरीब आदमी भी हो, मैंने देखा है जो मूल राजस्थानी है, बिल्कुल एक शान से मजदूरी भी कर रहा है, तो उसमें ईमानदारी, सच्चाई, ये गुण है। ट्रेन में भी आप देखिए, अगर आपको बैठने के लिए जगह नहीं है, अगर राजस्थानी आदमी होगा तो बैठो भाई साहब, इज्जत आपको देगा, वो चीज है। अब ये राजस्थान जो ड्राई रीजन था, इसमें भी जो हाड़ौती है तो हरा भरा सरसब्ज रीजन है, इसकी एक अपनी ये विशेषता हो गई कि भाई ये हरियाली से भरा है। प्लस राजस्थान के जो गुण है, संस्कार हैं, जो महाराणा प्रताप की बहादुरी है, वीर दुर्गादास राठौर जोधपुर के जो इनकी स्वामी भक्ति है, जिन्होंने औरंगजेब की क्रूर दृष्टि से अपने जोधपुर को सुरक्षित रखा, उसके अलावा मीराबाई की भक्ति है, पन्नाधाई का त्याग और बलिदान है, जिन्होंने महाराणा उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने बेटे का बलिदान दे दिया। तो ये सब जो चीजें हैं, ये भी तो हाड़ौती से कहीं ना कहीं लिंक है ना, जब हम समग्र राजस्थान की बात करें। और हाड़ौती में हमारा शहर है कोटा, जो कि आई थिंक 17वीं शताब्दी में बूंदी से अलग हुआ, पहले बूंदी की जागीर था कोटा। तो कोटा अपने आप में कई विशेषताएं लिए। गढ़ पैलेस के पास देखें, ये 1960 में बैराज बना था, जिसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1960 में किया था, और बोला था कि ये आधुनिक तीर्थ है और यही खुशहाली लाएंगे। तो कितनी अच्छी बातें जुड़ी हुई कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री आके कोटा बैराज को जनता को समर्पित करते हैं। चंबल नदी का वरदान है, सरसब्ज ये धरती है। तो जब किसी शहर में आप जाएंगे, दूसरे क्या कहते हैं, यार कोटा में तो टूरिज्म है ही नहीं, वो छोड़िए, आप खुद आके महसूस कीजिए। अभी एक मिस्टर कोटरी सर आए थे हाल ही में केरल से, उनको किसी ने कह दिया कोटा में जाओ ही मत, कुछ है ही नहीं। और जब वो आए, मुझसे मिले किसी के थ्रू, एक गाइड के थ्रू, और हम दोनों ही उनको घुमाने लगे। तो नया गाइड था, तो मैंने कहा चलो हमसे आप सीखते रहिएगा, और उनको भी ये मेरा जो गाइडलाइन है, गाइडेंस अच्छा लगा कि चलिए सर आप हमें साथ हैं हमारे। तो उनको इतना अच्छा कोटा लगा कि वो बूंदी भी घूम के आए। और कोटा में एक होटल व्यवसायी है अशोक माहेश्वरी जी, बड़ा अच्छा उनका हेल्पिंग नेचर है, उनके होटल में रुके और उनसे बातचीत किया, अच्छा लगा। तो जब अच्छी चीजें लगती है तो आदमी फिर दोबारा यहाँ आना चाहता है। तो एक गाइड तो उसको जमीनी हकीकत बता रहा है ना भाई, जमीन पे काम कर रहा है, तो उसके सुझाव को लीजिए, समझिए। तो कोशिश हमारी यही रहती है कि एक टूरिस्ट के लिए एक यादगार अनुभव रहे कोटा की यात्रा या हाड़ौती की यात्रा। बिल्कुल सर, सिसोदिया जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतिहास, पर्यटन और संस्कृति के बारे में हमें बताया। दोस्तों, ऐसे ही रोचक तथ्यों से जुड़े रहने के लिए आप अगले एपिसोड का इंतजार करिए, और फिर हम अगले एपिसोड में आएंगे कुछ मजेदार चीजों के साथ।
कुछ कोटा की और अच्छी चीज़ों के साथ, कुछ यादों के साथ। तब तक लेके धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं आप सबसे कहना चाहूँगा अपनी लास्ट में कुछ लाइन कि जर्रों में रह गुजर के मैं अपनी चमक छोड़ जाऊँगा, आवाज़ में अपनी दूर तलक छोड़ जाऊँगा, और खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझको, मैं तो शीशा हूँ टूट भी गया तो अपनी खनक छोड़ जाऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।